सुहानी शाम है, संडे की पढ़ना है। चलो देखो क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बेसिक हमने कर लिया था, है ना, जनरल लॉ गाइडलाइन है, बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिए थे, GCA गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अब हमें शुरू करना है अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें से पहला है बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। इनका क्या कहना है कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है, बिजनेस का मालिक है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट ट्रीट होते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। और हमेशा जितनी भी अकाउंटिंग होगी तो ऑलवेज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि बिजनेस अलग है, की अकाउंटिंग अलग होगी और उसके ओनर की अलग होगी। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट माने जाएंगे। कभी भी पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन ओनर के बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो सेपरेटली रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, अच्छा, जो बिजनेस का मालिक है, प्रोप्राइटर है या एंटिटी है, वो बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को कैपिटल देता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा जिसका आप मॉनेटरी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, तो आप इसकी अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते। यानी कि क्वालिटी की अकाउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की होगी जो मॉनेटरी वैल्यू रखते हैं या जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो। ठीक है, यानी प्रोप्राइटर ने, मालिक ने कितनी मेहनत की है ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको कितना नॉलेज है, इस चीज को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। Qualitative transactions are not recorded. Money is considered to have static value as transactions are recorded at on transaction date. ठीक, देखो हमेशा के लिए पैसा एक जैसा वैल्यू रखता है क्या? नहीं, चीजें महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, इसलिए जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन उसी डेट पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इनका ये कहते, देखो जब तुमने अकाउंटिंग पढ़ा ना बेटा, तो उसके में तुमने ऑब्जेक्टिव पढ़ी, और ऑब्जेक्टिव में तुमने ये देखा कि हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस को शुरू करने में हमको क्या लगता है? पैसा लगता है। उस पैसे का हमें हिसाब रखना है। अच्छा, उसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना है कि हमने कितना कमाया, पर इसके लिए क्या, एक साल भर का देखते हैं कि हमने साल भर में कितना कमाया। ठीक, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक पीरियड डिसाइड कर लो कि इतने टाइम पर आप क्या करोगे, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी का इवेल्युएशन करोगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करोगे, है ना। तो 12 महीने का आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर बोलोगे, बराबर है। ताकि आप क्या कर सको, अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सको, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर सको कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है या लॉसेस कितने हैं, या फिर आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितना है। क्लियर है क्या? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्लियर है। इकोनॉमिक लाइफ डिसाइड कर लो कि आप अपने परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कब और कैसे करेंगे। ये एक साल से पहले भी होता है क्या? मतलब 6 महीने का, यदि बिजनेस बंद हो गया तो 6 महीने का ही होगा, या फिर तुमने आखिरी में बिजनेस शुरू किए, साल खत्म होने में ही 6 महीने बचे थे, फिर 6 महीने का होगा। पहले साल का नहीं, बट हाँ सब्सिक्वेंट ईयर में तो आपको 12 महीने पूरे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बिजनेस में ऐसे देखते होंगे कि 6 महीने का प्रॉफिट है। हाँ देखो, आप मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके हाथ में, बट जनरल प्रैक्टिस क्या है कि आपको एक साल भर में ही वैल्यूएशन करना चाहिए, और साल भर का ही क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। क्लियर है, उसी के हिसाब से आपका लॉ काम करता है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह उसी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, आगे चलें। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है कि आपने जिस वैल्यू पर एसेट्स को परचेस किया है, एक्वायर किया है, आपको अपनी बुक्स में उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है।
ठीक है। देखो क्या होता है कि वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की वजह से बढ़ती घटती है कीमत, बट आपके जेब से जितना एक्चुअल आउटफ्लो हुआ है आपको उसी उतना ही क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसीलिए इसको क्या बोला, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक, जो इतिहास में दर्ज हो जाए वो। ठीक है, आगे बढ़ूं, है ना। ड्रॉबैक, फटाफट कंप्लीट हो रहे हैं ना, अब चैप्टर बिल्कुल धनाधन जा रहा है। डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस में तुम जर्नल एंट्री पास करते हो, डेबिट और क्रेडिट लिखते हो। ये वो प्रिंसिपल है जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट लिखते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हर, ये क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल। अब बेटा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है ये समझो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है, इट इज जस्ट लाइक कौन सा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल पढ़ा था ना, उसके जैसा ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड when a transaction has been entered into and the obligation to receive its payment has been established। जब आपको ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ अब आपको रिसीव होगा या आपको अब पेमेंट करना है, तब आप उसको रिसीव रिकॉर्ड कर लो। एग्जांपल देखो, कोई कमीशन पर काम करता है, जैसे मान लो ब्रोकर है, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर जो किराए से मकान दिलाते हैं। एक पार्टी को उसने दूसरे से मिलवाया, अगले को मकान पसंद आया, उसने किराया थोड़ा सा जमा कर दिया, अभी क्या हो गया, श्योरिटी हो गई कि दादा अब तो मकान मैंने किराए पे दिला दिया, अब मेरी इनकम होगी, अब वो अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेगा, भले उसको उसका कमीशन आज रिसीव हो या ना हो, पर वो सेम डेट को जिस दिन उसने ये सौदा फिक्स करवा दिया, सर्टेनिटी हो गई कि हाँ मेरे को इनकम होगी, उस दिन वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, सेटलमेंट का इंतजार नहीं करेगा। अगर नहीं मिले तो बैड डेट, जो पैसा रिकवर नहीं होता बैड डेट, तो उसको एंट्री सेटल होगी, बैड डेट की एंट्री पास कर देंगे। चलो अगला क्या है बेटा, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। इनका ये कहना है कि आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो ना, जिस तरह का रेवेन्यू है, आपका इनकम है, आपके एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब इनका कहने का ये, जैसे तुमने बीएस में पढ़ा होगा कि बिजनेस के टाइप पढ़े होंगे, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब, फिर बिजनेस में तुमने ये देखा होगा इंडस्ट्री के टाइप हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, ऐसे करके बहुत सारी इंडस्ट्री होती है। तो आप जिस टाइप का बिजनेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस भी मैन्युफैक्चरिंग से होना चाहिए। उसके बाद आप जिस अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके सारे हर एक्सपेंसेस और इनकम उस पीरियड को ही मैच करते हुए होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ूं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहना है कि आपको अपनी सारी की सारी सिग्निफिकेंट, एक बार फिर से, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको इसको डिस्क्लोज करनी ही करनी है। जितनी भी आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जो किसी का भी डिसीजन चेंज कर सकती है, हर वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब आया कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये कंजर प्रिंसिपल आ गया। और ये क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। ठीक, सुनो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल prospective losses should be recorded in the books of account but all anticipated profit should be ignored। एक मजाक के तौर पर एक चीज समझो, ज्यादा आसानी समझ में आएगा। जैसे आपको हर महीने पॉकेट मनी मिलती है,
मान लो कि हर महीने मिलते हैं 300 रुपये, ठीक है, 5 रुपए रोज के हिसाब से कितने हुए, 150 में ना, 10 रुपए रोज के हिसाब से पॉकेट मनी मिलती है, बराबर है। इनको यूं लगता है अरे यार आजकल पिताजी रोज खुश खुश आते हैं यार, मतलब आज ये लगता है इस महीने पापा ने बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब अपने अगली महीने अपनी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी, तो अब ये क्या करेंगे, खर्चे बढ़ा लेंगे अपने, उधारी लेकर भी खर्चा कर लेंगे, है ना। अच्छा अब मान लो यदि अगले महीने पिताजी ने पॉकेट मनी उतनी ही दी, तो उधारी कैसे चुकाएं और महीना कैसे काटें, है ना, महीने भर काम कैसे चलाएंगे। यानी यदि तुमको प्रॉफिट दिख रहा था तो उसको तुमने रिकॉर्ड कर लिया तो गलत हो गया। पर यदि ये ऐसा समझते अरे यार आजकल तो पापा रोज टेंशन में आते हैं, लगता है अगले महीने पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे, इस महीने जो पैसा उसको भी बचा के चलेंगे। अब यदि अगले महीने उन्होंने दिए या नहीं दिए कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्रिपेयर्ड हो ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि आपको फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा तो उसको इग्नोर कर दो, उस पर ध्यान मत दो। जैसे समझो ये मेरा चूहा है, ये कोई एक बोला यार ये तो हम 5,000 में खरीद लेंगे, मेरे को दे देना आप जब भी देना, तो दादा उसको रिकॉर्ड मत करो। पर हाँ यदि कोई बोले अरे यार अब इसकी कौन 1200 रुपये देगा यार, 200-250 रुपये में बिकेगा, तो लॉस को आप क्या करो, तुरंत रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर में यदि तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में लॉस होगा तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, पर फ्यूचर में ऐसा लग रहा है प्रॉफिट होगा तो रिकॉर्ड मत करो। क्लियर है। तो फिर वो एक कहावत है ना, जोर का झटका धीरे से लगे। तो यदि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे लॉसेस की पहले से तैयारी करो, करियर रखोगे, और फिर लॉस हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। पर यदि तुम प्रॉफिट मान के चल रहे थे और प्रॉफिट नहीं हुआ तो दिक्कत है, तुम्हारे फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ जाएगी। इसलिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी आपके रिलेवेंट आइटम है ना, सबको आप क्या करो, रिकॉर्ड करो। फोकट ट्रांजैक्शन मत लिखो, पर ऐसा ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट है, जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, चेंज करेगा, आप हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो मटेरियल है, उसको फुल्ली डिस्क्लोज करो। क्लियर, क्या हो गया? मटेरियलिटी प्रिंसिपल समझ में नहीं आया? मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको सारे के सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लिखना, रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन देना। इसे समझो, जब है ना, मतलब तुम बोलोगे ऐसा सर आप बार बार यही क्यों समझाते हो, है ना, शादी ब्याह की बात है, एक तो पंडित आदमी है ना, सारे मंत्र जानता हूँ, दूसरी चीज कि जल्दी समझ में आ जाता है आसान शब्दों में। जैसे देखो यार, दो लोगों का जब ब्याह होता है तो उनकी कुंडली मैच होती है ना, क्यों मैच करते हैं? ताकि मटेरियल इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाए, कोई दोष हो सो भाई यार पता पड़े कल को निपटने वाला है, ब्याह में खर्चा क्यों करना है यार, है ना। कई बार ऐसा होता है यार, मान लो कोई मांगलिक हो तो इनकी पटरी नहीं खाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, 4 लोगों का क्या मतलब है ना। तो बढ़िया क्या है, पहले से सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को आदतें बता दो, पूछ भी लेते हैं कि आप कुछ इंग्लिश चलती है क्या, तो बोले हाँ कभी कभी चलती। तो ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना, ऐसे ही एक, जब देखो ये तो चलो ठीक है जीवन की बात है, यहाँ भी तो आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करना है, आपको किसी को पैसा देना लेना है ना। तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, जैसे क्या कंपनी पे कोई केस चल रहा है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है ना, सरकार इस पे छापा मारने वाली है, तो ऐसे से फिर लोग ट्रांजेक्शन अवॉइड करेंगे ना कि यार मत करो, ये तो पहले ही उलझे हुए। तो फिर इसलिए आपको हर वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो डिसीजन को चेंज कर सकती है। क्लियर है, आगे बढ़े। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप जो भी रिकॉर्ड करोगे वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, खुद के तुम्हारे मन की चीजें नहीं लिखना है, मन के उद्गार व्यक्त नहीं करना है, जो भी लिखोगे उसको वेरीफाई करने के लिए एविडेंस होना चाहिए, सबूत। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब आया बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
इसका चेहरा देख के मेरे को बड़ा डर लगता है। शुरू करो। तो देख बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये जनरल वही जो हमने शुरुआत में पढ़ा ना वही है, पर इसको इशू कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। Accounting standard are written policy documents issued by expert accounting body or by government or other regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial year। मतलब ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बताते हैं कि कब आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना है, क्या मॉनेटरी वैल्यू उसकी कैसे मेजर करनी है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करोगे तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है और कैसे करनी है, ये सारा बताने का काम किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। बस अब ये सारी चीजें यही हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो मैं ये हाँ देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम देख लो। पहला देखो, ये मैंने तुमको बोला था 31-32 थे, जिनमें से कुछ हटा दिए गए हैं, है ना। तो ये देखो, पहला डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फिर उसके बाद पांचवा क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस, है ना। छठा देखो गायब है। 6th नंबर था डिप्रिसिएशन का, जो मर्ज हो गया 10 में। ये जो 10 नंबर दिख रहा है ना, छठे को उठा के मर्ज कहाँ कर दिया, 10वें नंबर पे, तो छठा तुम्हारा गायब हो गया। इसका मतलब कंसिस्टेंसी में बताया था ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, तो चेंज हो गया होगा। अब आपको भी क्या करना था, चेंज। बराबर है, आगे बढ़ू। फिर कंस्ट्रक्शन पार्ट देखो, 8 नंबर का भी गायब है। 8 नंबर आगे किसी में ऐड कर दिया है, शायद 17 में या 28 में किसी में मर्ज कर दिया है। ठीक है। देखो ये बिल्कुल लाइन से जा रहा है ना, लाइन से जा रहा है, लाइन से जा रहा है, पर ये 23 में इन्होंने खत्म कर दिया, बाकी अगले पेज में ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, पर ये थे कितने बेटा, 32, यानी 30, 31, 32 क्या हो गए, वो भी हटा दिए गए, है ना। उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102, 107, 109, 131 ऐसे बना दिया गया है। ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जो नए स्ट्रक्चर में डाल दिया, वो चीज अब हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो था इंटरनेशनली, देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करती हैं, विदेशों से भी ट्रांजेक्शन करती है ना। तो अब क्या, तुम विदेशों से डील करना है, मान लो किसी को विदेश से फॉरेन में लोन लेना है, तो क्या करोगे, तुम्हें तो उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो उनके हिसाब से कैसे करोगे, वो भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए है वही चीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, वो यहीं से कॉपी पेस्ट किया है अपन ने, बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो है क्या है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री नहीं बेटा, अकाउंटिंग सिस्टम। ये देख बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं ना इंड एस के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, ये हमको पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।